नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 परियोजना का उद्घाटन किया। राज्य के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी और 170 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में 419 करोड़ के लागत फेज 3 का निर्माण हुआ और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जब सत्ता संभाली थी तब हरियाणा में एमबीबीएस के 750 ही एडमिशन होते थे, लेकिन आज के समय में 2150 सीटों पर एमबीबीएस के एडमिशन हो रहे हैं। वहीं 2030 तक जब ये सभी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे, करनाल में करीब 30 लाख की लागत से बने साझा बाजार का उद्घाटन किया और इस बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद बेचेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के 6 लाख अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोटा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन केबिन की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बढ़त आ सकते हैं, सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोटा के बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना पदे बनाएंगे। इसे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ ग्रुप के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी परिस्थिति, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक ड्रोन इसकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों के खेतों में अथवा उनके जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है उसमें, या कहीं सरकारी विभागों में भी उन ड्रोन की आवश्यकता हो तो वो उसको रेंट पर दे सकती हैं। ऐसी सब बहनें भी स्वाभाविक रूप से लखपति जरूर बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी बहनों को हम बहुत सी सहायता करके जो गरीब परिवार है उसकी इनकम कैसे आगे बढ़े, बीपीएल के दायरे से कैसे वो ऊपर उठे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश की सभी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस सारे के लिए हमारा जो विभाग है, हरियाणा राज्य कल्याण आजीविका मिशन, वो इसमें लगा है। और उसमें भी इस मिशन की जो प्रमुख है हमारी बहन अमरिंदर कौर जी, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, पीसीसी से रही है, बहुत इनकी इस विषय में अध्ययन है, तो इस विषय को लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा रही है। इसी गति से और आगे ये ग्रुप बढ़ते जाए और जितने गांव हैं, इवन शहरों में भी इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैथल में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम ने इस मौके पर विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और साथ ही बता दें, सांसद खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और कोचों को 1,000 रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जो कि किसी भी प्रदेश से सर्वाधिक है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान, धाकड़ पहलवानों से है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता के अलावा नौकरियों में भी ABC श्रेणी के तहत आरक्षण देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। बता दें कि कैथल में खेल स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे। कैथल का ये बता दें कि ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस लाइन में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी साथ में नजर आए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी संख्या में खिलाड़ी यहां मौजूद नजर आए। भाई बस देखिए, खेल के नाते से किसी भी प्रकार के खेल हो, एक स्वस्थ प्रतियोगिता से जब खेल भावना से खेल खेला जाए तो निरंतर व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। क्योंकि इस प्रगति करने में प्रतियोगिता भाव ये जरूर रहना चाहिए कि मैंने जो हासिल किया है कल इससे ज्यादा हासिल करूं, और ये भावना केवल खेल की भावना से ही आ सकती है। खेल खेलने में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर तीनों का बलशाली होना जरूरी है। हमने अगर बुद्धि नहीं लगाई तो केवल शरीर के बल से भी बात नहीं बनती। बुद्धि लगा ली, बल नहीं हुआ, ताकत नहीं हुई तो भी खेल में सफलता मिलती नहीं है। इन दोनों का संतुलन बैठाने के लिए और एक टीम भावना से चलने के नाते, क्योंकि खेल एक अकेला कई बार टीम में नहीं जीत सकता, उसको सबको साथ लेकर चलना होता है। पूरी टीम को साथ लेकर के चलने के लिए खेल भावना होना बहुत जरूरी है। वैसे तन मन बुद्धि इसका संयम, इसका एक संगम, इसके नाते से खेल भावना में खेलते हैं। हमने हरियाणा में बच्चों में भी जो खेल भावना पैदा होती है, तो छोटे बच्चों को खेल नर्सरी के माध्यम से अभी लगभग 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं। कल ही हमने बजट में 400 नई खेल नर्सरी बनाने की बात कही है। कैच देम यंग, ये जो भावना होती है, उस नाते से हर गांव में हमारे नए खिलाड़ी नए नए खेल में आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस नाते से, चाहे वो छोटे खेल के मैदान हो, चाहे बड़े खेल के मैदान हो, स्टेडियम हो, चाहे वो मंडल स्तर के हो यानी खंड स्तर के हो, जिला स्तर के हो, स्टेट लेवल के अथवा इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा की तरफ बना रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक खेल के नाते से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी बनाई है, जो अभी खेल राइस का जो खेल स्कूल है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर बदला है, ताकि खेल का जो विज्ञान है वो भी बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने का उसको अवसर मिले और उस नाते से खेल की बहुत सी विधाएं उनको आगे बढ़ा सके, ताकि इस खेल को हम देश और दुनिया का, हरियाणा को और आगे बढ़ा सके। ये हमारा उद्देश्य। अगली खबर रतिया से है, जहां हरियाणा सरकार की एक और बड़ी सौगात राजस्थान से हरियाणा से पंजाब जाने वाले हाईवे नंबर 21 को चौड़ा करने का कार्य शुरू। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा
में बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव अग्रोहा ने किया। बता दें कि बुढलाडा से बाद्रा 65.51 किलोमीटर लंबी लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली इस सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ। सड़क के निर्माण कार्य के लिए 127.20 करोड़ की राशि मिली। वहीं विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि फतेहाबाद रतिया भट्टू में 4 लेन हो जाएगी और शहर के बीच में डिवाइडर बनाकर इसे सुंदर रूप दिया जाएगा, जिससे लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं सुगम होगी। पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसमें हरियाणा सरकार ने जो मुआवजे की मांग की थी 7,000 और 15,000 मुआवजे की मांग की थी, उसी मांग को लेकर किसान कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि हम पैसे देंगे, लेकिन पिछले दिन जो रिजेक्ट लिस्ट निकाली है अभी सरकार ने, उसमें बहुत सारे किसानों का जो मुआवजा है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके धान भी नहीं लगा। इसकी 15,000 मुआवजा राशि जो सरकार ने ऐलान की थी, उसी बात को लेकर एक आज सांकेतिक धरना दिया गया है 1 दिन की। तो इसके अलावा कोई और भी मांगे आप? और सबसे बड़ी मांग तो मुआवजे की है, लेकिन इससे जो बड़ी मांग है, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में लंबी लंबी लाइनें बॉर्डर खींचा गया एक, तो ये हमने धरना लगाया जो अपने 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾੜ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਬਾੜ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਚ ਪਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਸਲਾਂ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਰਦਾਰੇ ਵੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਉਰੇ ਉਹਦੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਸਟ ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸਭ ਬਹੁਤ। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत हादसे का शिकार हुए मृतक की पत्नी को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 लाख का चेक भेंट किया। और इस योजना के बारे में बात करते हुए अटल सेवा केंद्र की संचालिका रितु सिंगला ने बताया कि मृतक की पत्नी को 2 लाख का चेक दिया गया है और इसके साथ ही अभी 2 लाख का एक चेक और दिया जाना है। रितु ने बताया कि वो अटल सेवा केंद्र चलाती है, जिसमें प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत लोगों के बैंक खाते भी खोले जाते हैं। और इसी योजना के तहत मृतक युवक का उन्होंने खाता खोला था, जिसमें उन्होंने कम कीमत पर उनके 2 इंश्योरेंस भी किए थे और जिसके चलते मृतक की पत्नी को 2 लाख का चेक भेंट किया गया। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जीवन ज्योति योजना है, जिसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। तो अभी कुछ दिन पहले इनके पति जो मजदूर थे, मजदूरी काम करते थे, मजदूरी के साथ साथ वो एक्सपायर हो गए थे और उनको जो प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति है उस स्कीम उसके 2 लाख रुपए सरकार ने मदद करी है। और उसको मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की योजनाओं का गरीब व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम सब कार्यकर्ता उसमें काम करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता इससे उसका परिवार हो, पर ये हारे का सहारा है। प्रधानमंत्री की स्कीम में आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति के जो हालत है गरीब उससे पहुंचाने का काम है और 2 लाख रुपए की ये राशि दी गई है। मेरा नाम रितु सिंगला है, मैं बल्लभगढ़ में अपना अटल सेवा केंद्र चलाती हूँ। साथ ही साथ हम बैंकिंग का एक ग्राहक सेवा केंद्र भी चलाते हैं, जहाँ पर हम लोगों के जनधन अकाउंट, जो कि मोदी जी के द्वारा ही चलाई गई स्कीम है, लोगों के जनधन के खाते भी खोलते हैं। इस खाते में हम लोगों की इंश्योरेंस स्कीम भी लेते हैं, जो एक बहुत ही कम अमाउंट उनके अकाउंट से हर महीने कटता है। और इनकेस अगर कुछ मिस हैपनिंग उन लोगों के साथ हो जाती है तो उन लोगों को उसका क्लेम मिलता है। तो हाँ जी, हमारे द्वारा ही इनका अकाउंट खोला था। इनके पति की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में तोशाम के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जल्दी ही घोषित होने वाला है। कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से पार्टी को सफल बनाने में जुट जाएं और इस बार भाजपा को सबक सिखाना है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली। उन्होंने देश में प्रदेश की सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह तंग है। हर वर्ग सरकार से परेशान है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है और मेरे खून का एक एक कतरा है और इनके सहारे जो है सब कुछ है आगे। तो आज जो है आप जानते हो चुनाव जो है आने वाला है और कार्यकर्ताओं से मिलती रहती हूँ मैं और आज जो है दिशा निर्देश जो है हर एक गांव के कार्यकर्ताओं को अलग मिलूंगी, सारी बातें सुनूंगी और आगे की ताकत। कल मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा बजट पेश किया, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? भैया ये बजट जो है ये हवाई है और सारा दिखावे का है। किसानों के कर्जे अगर माफ करते थे तो किसानों का कर्जा माफ करते पूरा। जो 18 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों के जो है लोन जो है वो राइट ऑफ करे गए हैं, तो हमारे किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो? ये भी बात मैं बताती हूँ, समझ रहे हो? आया था अच्छे दिन आएंगे, ये स्वेच्छा से ले रहे हैं। मैंने कहा भाई ये देखो ड्रोन से बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और युवक का सिर और धड़ अलग अलग जगह पर मिले। बता दें कि परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप उसी के 2 दोस्त पर लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ के शक्ति नगर निवासी आशीष के रूप में हुई। आशीष 2 दिन पहले अपने दोस्त के साथ घर से निकला था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कृष्णा नगर में एक युवक का धड़ पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी तलाश करने के बाद युवक का सिर ही कुछ दूरी पर मिल गया और पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया और छानबीन के बाद युवक की पहचान होने पर उसके परिजनों को घटना से अवगत करवाया। बता दें कि झज्जर का सनसनी फैल गई। बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद हुआ और परिजनों ने दोस्तों पर ही आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। झज्जर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। फरीदाबाद में 12वीं के छात्र का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उसे बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया। छात्र को अधमरी हालत में प्रहलादपुर मोड़ के पास कच्चे रास्ते में फेंक कर बदमाश फरार हो गए और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल 17 साल के 12वीं के छात्र को बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। बता दें कि भरी हालत में छात्र को फेंका गया। फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है। फरीदाबाद में छात्र का अपहरण किया गया जिसके बाद उसे अधमरी हालत में फेंक दिया गया। फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर
फरीदाबाद में छात्र का अपहरण किया गया और साथ ही बदमाशों ने छात्र की पिटाई कर उसे अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। देखिए, जो भारत है इनकी पहले से लड़ाई चल रही है सागर वगैरह से। जो इसने फतेहपुर में जाके झगड़ा किया था, आज इनका फिर से झगड़ा हुआ है। बाकी जो आप कह रहे हैं, बाकी सभी तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई होने वाली। कितने लोग थे मारने वाले? अभी 3 लोगों के नाम हमारे सामने आए हैं, बाकी 2-3 अन्य ये बता रहा, बाकी जांच है। अभी हालत कैसी है जो घायल है? हालत नॉर्मल है, ठीक है। कितनी उम्र है अगर बात करें तो इसकी, और कितनी चोटें हैं इसको? 17-18 वर्ष है, बाकी एक्सरे के बाद चोटें सामने आएंगी और ये हालात उसके नॉर्मल है। घटना जो कुछ ना इनको आपस में मवाद होगा लड़का को इनको किडनैप कर सामान लगा के लड़का को। कब हुआ था वो विवाद जो हुआ था, झगड़ा? 15-20 दिन पहले। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो? फतेहपुर के हैं जी, हम देखते हैं। दीग फतेहपुर पास ही गांव है। हाँ जी, पास। तो आज क्या हुआ फिर? आज कुछ ना हुआ, लड़का कुछ काम से जा रहा, नहीं तो पकड़, हाँ रास्ता में पकड़ कर ले गए लड़का। बाइक पे था ये? हाँ, 3 जने ये बात। अच्छा, वो किस पे थे जो आए थे? गाड़ी में। क्या ये गाड़ी में गए 8-10 जने थे? 8-10 जने किडनैप करके मारा बेटे को? क्या करता है बच्चा? रास्ते में जा रहा है। करता क्या है बच्चा? पढ़ाई कर रहा है। 12वीं कक्षा में। 12वीं पेपर है इसके 5 तारीख को। 5 तारीख पेपर है। तो छोटी मोटी कहाँ सुनी हुई थी बच्चों में? क्या वो भी पढ़ते हैं? गांव के हैं वैसे? नहीं पढ़ते, मैं तो बाहर से। बदमाश किस्म के हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें लगे ऐसे नतीजे मिले। बता दें कि फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्र का अपहरण किया गया और बदमाशों ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर उसे लहूलुहान अवस्था में सड़क किनारे फेंक दिया। बता दें कि अधमरी हालत में छात्र को फेंका गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बता दें कि छात्र का अपहरण किया गया और जिसके बाद बदमाशों ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी और लहूलुहान अवस्था में सड़क किनारे फेंक दिया। और बता दें कि छात्र को अधमरी हालत में फेंका गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्र का अपहरण किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में साझा बाजार खोले जाएंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले साझा बाजार का उद्घाटन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन समूहों के महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में साझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और इसी कड़ी में 713 किचन गार्डन पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें समूहों की महिलाएं बता दें कि जहर मुक्त सब्जी उगाकर उसे बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं और स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों और अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में समाज में आम जन को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।